नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 का जो क्वेश्चन बैंक है कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का, इसका हम लोग पार्ट थर्ड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने काम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट द फॉलोइंग शेप। आप यहाँ पर एक शेप देख रहे हैं। इस शेप को प्रिंट करने के लिए आपको C++ में एक प्रोग्राम लिखना है। तो प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आपका प्रोग्राम है ये कौन से कंसेप्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पर आपका जो है लूप इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका जो प्रोग्राम है वो नेस्टेड लूप से बनेगा। नेस्टेड लूप से क्या होगा हम लोगों का? नेस्टेड लूप किसको कहते थे? तो आपको याद होगा, नेस्टेड लूप कहा जाता था एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप, उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते थे। तो यहाँ पर जो दो लूप होगा, एक लूप होगा और ये दूसरा लूप होगा। तो जो आपका फर्स्ट वाला जो लूप है आपका, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा नंबर ऑफ लाइंस के लिए, कि कितना लाइन है। एक लाइन है, दो लाइन है, तीन लाइन है, चार लाइन है और ये पांच लाइन है। ठीक है। तो पहला वाला जो लूप होगा वो ऐसे चलेगा, आई का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक? 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, 5 बार। और जो मेरा सेकेंड वाला लूप है, वो सेकेंड वाला लूप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपका कि प्रत्येक लाइन में कितना है ना। प्रत्येक लाइन, लाइन हम यहाँ पर हॉरिजेंटल को बोल रहे हैं ना, हॉरिजेंटली लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड लूप होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रत्येक लाइन में कितना एस्ट्रिक यानी कितना स्टार प्रिंट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन नंबर 1 में है ना, लाइन नंबर 1 में एक स्टार प्रिंट कर रहा है, यानी कि आई का वैल्यू 1 है ना, आई का वैल्यू 1 यानी कि लाइन नंबर 1। तो सेकेंड लूप जो जे है उसमें भी कितना, उस पे भी कितना स्टार प्रिंट कर रहा है? 1 कर रहा है। ठीक। अब क्या होगा? जैसे ही आई का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, जब भी आई का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो आई का वैल्यू 2 मतलब लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 2 में कितना स्टार प्रिंट करेगा? 2 स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, पहला स्टार प्रिंट करेगा और दूसरा स्टार प्रिंट करेगा। ठीक। फिर बात करते हैं थर्ड लाइन। थर्ड लाइन मतलब आई का वैल्यू 3, तो आई का वैल्यू 3 थर्ड लाइन में कितना स्टार प्रिंट कर रहा है? 3 स्टार प्रिंट कर रहा है। तो कितना स्टार प्रिंट करेगा? एक स्टार प्रिंट करेगा, दो स्टार प्रिंट करेगा और 3 स्टार प्रिंट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पहला वाला लूप है ना, पहला वाला, चाहे फोर लूप लगा लो चाहे जो लगा लो, तो पहला वाला जो लूप है वो आई का वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक जाएगा? आई का वैल्यू कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा। और ये जो जे वाला लूप है ये किस पे डिपेंड होगा? ये आई पे डिपेंड होगा। जब आई 1 होगा तो जे एक बार चलेगा, आई जब 2 होगा तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार चलेगा। आई जब 3 होगा तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। उसी तरीके से जब आई का वैल्यू 4 होगा तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 4 बार चलेगा। आई का वैल्यू जब 5 होगा तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 5 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है लूप का ज्ञान होना जरूरी है बहुत बेहतर तरीके से। अगर लूप का कंसेप्ट क्लियर है तो ये प्रोग्राम को भी, प्रोग्राम का कोड को भी समझ सकते हो, जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। चाहे तो खुद भी प्रोग्राम को डेवलप भी कर सकते हैं। तो देखिए प्रोग्राम कोड क्या है। प्रोग्राम कोड कुछ इस तरीके से है हम लोगों का, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्लस आई। आई का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जे का वैल्यू क्या बोल रहा है कि ये इनर लूप है। ठीक है, पहला वाला जो लूप है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो लाइन के लिए, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। और जो सेकंड वाला लूप है वो किसके लिए है? वो स्टार को प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेकंड वाला लूप। तो यहाँ पर जे का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? जे का वैल्यू आई तक जाएगा, यानी आई शुरू में अगर 1 होगा तो पहली दफा ये वाला लूप जो है जे का वैल्यू भी 1 तक ही चलेगा। जब आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो जे का वैल्यू कितनी बार चलेगा? जे का वैल्यू 2 बार चलेगा। ठीक है, क्योंकि जे 1 से शुरू होगा और जे कहां तक जाएगा? 2 तक जाएगा। जब ये लूप 2 बार चलेगा तो 2 बार स्टार प्रिंट करेगा। चलिए इसको समझा देते हैं आप लोगों को, बेहतर तरीके से समझ जाना आप लोग। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आई का वैल्यू कितना बोल रहा है? तो बोल रहा है आई का वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक करो कि आई का वैल्यू जो है लेस देन 5 है तो हाँ है, लेस देन या इक्वल टू 5 है तो हाँ है। कंडीशन ट्रू है तो आप इस फोर लूप के बॉडी में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है इस लूप का बॉडी है। यहाँ जब जाते हो तो तुमको मिलता है एक और लूप है ना, इनर लूप।
यहाँ पर बोलता है कि जे का वैल्यू कहाँ से शुरू कीजिए, जे का वैल्यू 1 से शुरू कीजिए, अच्छी बात है। फिर कंडीशन क्या बोलता है कि क्या जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है ना, जे का वैल्यू लेस देन इक्वल टू आई है। तो आप देख रहे हो कि जे 1 है और आई भी 1 है, तो क्या लेस देन और इक्वल टू बोल रहा है, तो लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो आप इस लूप का बॉडी में आएंगे। और ये क्या बोला, स्टार प्रिंट करो, तो एक स्टार प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, ठीक। फिर आपका जो है प्लस प्लस जे से क्या होगा, जे का वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगा, ठीक। पढ़ने के बाद हम लोग कंडीशन चेक करते हैं, आपको याद होगा, तो जे तो बढ़ गया है लेकिन आई नहीं बढ़ा है, ठीक है। जे बढ़कर 2 हो गया है, आई मेरा अभी 1 ही है। कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे का वैल्यू जो है वो आई से छोटा या बराबर है, जे का वैल्यू बोल रहा है ना, तो जे क्या आई से, आई का वैल्यू तो 1 है, यानी आप ऐसे कर सकते हैं कि इज 2 इज लेस देन 1, नहीं, या 2 इज इक्वल टू 1, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तब हम लोग लूप के बॉडी के पास नहीं जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक ये लूप का बॉडी है, तब हम चले जाएंगे इस जगह पर, सी आउट इंड एल। इससे क्या होगा, जो कर्सर मेरा यहाँ पर था स्टार प्रिंट करके, वो कर्सर न्यू लाइन में चला आएगा। अब ये जो आई वाला लूप है इसका पूरा बॉडी एग्जीक्यूट करके यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से जाएंगे यहाँ पर प्लस प्लस आई, अब आई का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है हम लोगों का, कि ठीक है आई का वैल्यू बढ़कर के मेरा 2 हो गया, यह कंडीशन फिर से चेक होगा कि आई के वैल्यू जो 2 हो चुका है, इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या 2 जो है 5 से छोटा या बराबर है, तो हम बोलेंगे हाँ है। अब कंडीशन ट्रू, तो फिर से लूप के बॉडी में आएंगे, तो यहाँ पर फिर से जे वाला लूप शुरू होगा, और जे मेरा फिर से 1 से शुरू होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रेश जो है अंदर आ रहे हैं, तो जे का वैल्यू, ये पुराना वाला भूल जाएंगे हम लोग कि पुराना क्या था, है ना, यही इसका खासियत है हम लोगों का। अब हम लोग का क्या होगा कि जे मेरा फिर से शुरू होगा 1 से, और आई मेरा क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, तो जे और आई का कंपैरिजन मतलब 1 का 2 से कंपैरिजन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जे का वैल्यू जो है वो 1 है और आई का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो इस लूप के बॉडी में आओ, ये बोला स्टार प्रिंट करो, तो आप अगली लाइन में तो आ ही चुके, स्टार प्रिंट किया, स्टार प्रिंट करके प्लस प्लस जे, तो जे का वैल्यू बढ़ करके क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा कि जे का वैल्यू 2 हो चुका है, इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। दूसरी बार कंडीशन ट्रू हुआ, तो दूसरी बार आप यहाँ पर जाओगे इस लूप के बॉडी के पास और दूसरी बार स्टार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट हो चुका। फिर यहाँ से जाएंगे जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जे का वैल्यू क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि आई तो मेरा 2 ही है, तो नहीं, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ, तो आप यहाँ हो गए, यानी इस लूप के बॉडी के पास नहीं आओगे, आप कहाँ होगे, आप यहाँ होगे, और इंडल आपका कर्सर न्यू लाइन में। तो यहाँ से होने के बाद है ना, फिर से जाओगे आप कहाँ, आई के पास, और आई का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू बढ़कर हो जाएगा 3, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर आप, जिस तरीके से मैंने 2 स्टेप बता दिया है, अगर आप तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप फॉलो करेंगे, तो फाइनली जो है आपका जो क्वेश्चन में कहा गया था वो आउटपुट में आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। आप इस सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, और सीरीज वाला क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में आता ही आता है, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन, सीरीज वाला क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसका कंसेप्ट आपको मालूम हो जाना चाहिए। हमेशा सीरीज वाला जो भी प्रोग्राम बनेगा वो लूप का इस्तेमाल से बनेगा, ठीक है, लूप का इस्तेमाल से बनेगा, चाहे फोर लूप लगा लो चाहे वाइल लूप लगा लो, हालांकि फोर लूप लगाना ज्यादा आसान होता है हम लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर सीरीज क्या है, s इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ऐसे करते करते n तक, n मतलब मान लीजिए अगर n का वैल्यू मान लीजिए मैंने 9 दिया, तो आखिरी जो टर्म होगा वो क्या होगा मेरा 1/9 होगा। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ पर एक चीज सोच सकते हैं कि जो 1 लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हैं 1/1, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 1 को लिखा जा सकता है 1/1। तो यहाँ पर हम लोग अपना सोच ले आएंगे कि पहला टर्म आपका 1/1 है, क्योंकि 1/1 इज 1 ही होता है, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n। अब यहाँ पर हम बोले फोर लूप लगेगा, फोर लूप कैसे लगेगा, तो देखिए अगर आप बोलिए, अभी पिछला प्रोग्राम आपको दिखाया गया था, मान लीजिए आई का वैल्यू 1, ठीक है, से लेकर के कहां तक, n तक, तो n का वैल्यू मान लीजिए आपने कोई 9 डाल दिया,
तो ये आई वाला लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर के 9 तक, अगर आपने n का वैल्यू 9 डालेंगे तो। और आपको प्रिंट क्या कराना है, हमेशा प्रिंट कराना है 1 बाई 1, 1/2, 1/3, है ना, प्लस प्लस करते हुए, प्लस प्लस करते हुए। तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि ऐसे करते करते हम लोग को क्या है कि 1 बाई आप आई बोल दो, है ना, 1 बाई आई बोल दो। आई का भी 1 होगा तो 1/1 हो जाएगा, आई जब 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा, आई का वैल्यू जब 3 होगा तो 1/3 हो जाएगा। जोड़ते चले जाना है, ऐसे करते करते कहां तक, n तक। और अगर आपने n का वैल्यू 9 माना है तो देखिए प्रोग्राम का कोड को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम कोनियो मेन सिलेसियर फंक्शन आई, है ना, आई हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं जो कि लूप में इस्तेमाल होगा। फिर मैंने यहाँ पर फ्लोट टाइप के वैल्यू लिया n और सम इक्वल टू 0। मैंने फ्लोट क्यों लिया, मैंने फ्लोट इसलिए लिया क्योंकि जब कैलकुलेशन यहाँ पर होगा तो हम लोगों को आंसर, फाइनल आंसर जो है सम है, वो किस में मिलेगा, वो पॉइंट में मिलेगा। क्योंकि 1/3 करोगे तो पॉइंट में ही आपको मिलना है, 1/2 करोगे पॉइंट में ही मिलेगा। तो सम मुझको किस में मिलना है, पॉइंट में मिलना है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फ्लोट n एंड सम इक्वल टू 0। अब सी आउट मैंने यहाँ पर लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ n, कि n का वैल्यू डालिए। तो मान लो मैंने n का वैल्यू क्या कर दिया, 9 डाल दिया। ठीक है, अब अपने माइंड में एकदम ध्यान रख लो, मैंने n का वैल्यू क्या डाला है, मैंने n का वैल्यू 9 डाला है। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा कि ये फोर लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर कहां तक, n तक, यानी अब मेरे हिसाब से कहां तक, 9 तक चलेगा। क्या होगा, अच्छा एक चीज और ध्यान दे दो, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सबसे शुरू में, सम इक्वल टू 0। सम इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब कुछ नहीं जोड़ करके रखे हैं तो सम में क्या है, सम नाम के वेरिएबल में 0 है। ठीक है, जब कुछ नहीं जोड़ा गया है तो। अब यहाँ आ जाओ, आई अभी मेरा कहां से शुरू हो रहा है, अभी मेरा आई 1 से शुरू हो रहा है। 1 इज लेस देन n, यानी 1 इज लेस देन 9, यस। अब इस लूप के बॉडी में जाओ, नया सम बराबर पुराना सम, पुराना सम तो 0 था, प्लस 1 बाई, और यहां पर गलती से n हो गया है, यहां पर n नहीं होगा, यहां पर 1/i होगा। ठीक है, आप यहां थोड़ा सा गौर करना, 1/i होगा। तो i का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1/1, तो 0 प्लस 1/1, 0 प्लस 1/1 तो 1 होता है, 0 प्लस 1 1, यानी सम नाम का जो मेरा वेरिएबल था, ठीक है, सम नाम का वेरिएबल जिसमें पहले क्या था, 0 था, अब उसमें क्या हो गया, इसमें 1 आ गया। अच्छा अब यहां से वापस चलो, प्लस प्लस आई का वैल्यू बढ़कर क्या हो गया, 2 हो गया। कंपेयर होगा, यहाँ कंडीशन चेक होगा कि आई का वैल्यू 2 हो चुका है, 2 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया हम लोगों का। तो अब आप इस लूप के बॉडी में आओगे, और जब आप लूप के बॉडी में आओगे तो अगला आपका क्या काम होना है कि सम प्लस, तो सम आपका भी क्या हो चुका था, 1 हो चुका था, प्लस 1/i, आई मेरा कितना हो चुका है, 2 हो चुका है, यानी कुछ इस तरीके से हो गया 1 प्लस 1/2, यानी कि 1 प्लस और 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो आप कह सकते हैं कि क्या हो गया, ये 1.5 हो गया, यानी सम का वैल्यू क्या हो गया, 1.5 हो गया। इसी प्रकार से फिर आप जाओगे वापस तो आई का वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड जो प्रोसेस हमने दोहराया वही प्रोसेस फिर से वही होगा, आप इसको कॉपी पे कर लेना। और जब ये लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म हो जाएगा मतलब जब आई के वैल्यू 9 हो जाएगा, तो आखिरी बार जब जुड़ करके सम में जो वैल्यू आएगा, है ना, वही यहाँ पर लूप के खत्म होने पर सम का वही वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसको बारी बारी से अगर आप लोग करें, इत्मीनान से कॉपी पे लेकर के समझ करके, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, कोड को लेकर के कैसे कैसे हम कर रहे हैं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। और इस तरह का प्रोग्राम अगर आता है तो कुछ आप लिख पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे कि इस प्रोग्राम को रट जाए, तो रटने से काम नहीं चलेगा, रट भी नहीं पाएंगे, हो सकता है आप भूल जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्टिंग एरे। ठीक है, देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हुआ था 2018 में, कुछ 2017 वाला 18 में, ठीक है, 18 वाला कुछ 19 में, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चंस पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दूसरे वीडियो में इसके बारे में मैंने बताया जरूर दिया है, लेकिन चलिए फिर से यहाँ पर आपको बता देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉर्टिंग एरे, एरे को सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। और व्हाट आर द मेन सॉर्टिंग टेक्निक, और मेन या मुख्य सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या है, डिफाइन एनीवन, किसी एक को डिफाइन कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि सॉर्टिंग एन एरे मीन्स टू अरेंज द एलिमेंट इन द एरे। एरे को सॉर्ट करने का मतलब होता है कि एरे के एलिमेंट को, यानी एरे में जो डेटा है
है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा को हम लोग एरे बोलते हैं। तो एरे में जो डेटा है यानी जो एलिमेंट है उसको अरेंज करना को ही हम सॉर्टिंग ऑफ एरे कहते हैं, इन अ सर्टेन ऑर्डर, किसी क्रम में। अब क्रम तो दो ही हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में, एक बढ़ते क्रम होता है, घटते क्रम होता है। तो एरे के एलिमेंट को सर्टेन ऑर्डर में किसी खास क्रम में सजाना को ही क्या कहते हैं हम लोग, सॉर्टिंग कहते हैं। आगे कहा गया है वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डिजाइंड दैट सॉर्ट द एरे यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। बोलता है कि वेरियस टेक्निक हैव बीन डिजाइंड, तरह तरह का टेक्निक डिजाइन किया गया है, दैट सॉर्ट एरे, जो कि एरे को क्या करेगा, जो कि एरे को सॉर्ट करेगा, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड को हम लोग अपनाते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग मेथड को अपनाते हुए हम एरे के एलिमेंट को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। सम ऑफ द सॉर्ट्स आर मोर यूजफुल देन द अदर इन सर्टेन सिचुएशन। कुछ कुछ जो सॉर्ट है यानी कुछ कुछ जो टेक्निक है वो यूजफुल होते हैं कुछ खास सिचुएशन में, है ना, यानी किसी खास सिचुएशन में कोई एक तरह का मेथड, सॉर्टिंग मेथड जो है यूजफुल होता है, किसी दूसरे सिचुएशन में किसी दूसरे तरह का जो सॉर्टिंग मेथड होता है वो आपके लिए यूजफुल होता है। सम सॉर्टिंग टेक्निक्स आर, कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। पहला है सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा है बबल सॉर्ट, तीसरा है इंसर्शन सॉर्ट, फिर अगला है मर्ज सॉर्ट, फिर है क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। ठीक है, तो ये कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स होते हैं। अच्छा, किसी एक को हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर बबल सॉर्ट को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट के बारे में क्या कह रहा है कि बबल सॉर्ट इज ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट। बबल सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब कि स्टेप्स, है ना, स्टेप मेथड। तो बबल सॉर्ट इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट कंपेयर टू एडजेसेंट एलिमेंट। यानी ये बताया जा रहा है कि बबल सॉर्ट में हम लोग किस प्रकार से सॉर्टिंग करते हैं। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं आजू बाजू का, अगल बगल का, यानी जो दो लगातार एलिमेंट होते हैं उनके बीच कंपेयरिंग करके हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। तो कह रहा है कि टू एडजेसेंट एलिमेंट को पहले हम लोग कंपेयर करेंगे एंड स्वैप देम, और उस दो जो एलिमेंट है ना, जैसे पहले अगर 10 है और उसके बाद क्या है, अगर अगला जो है 5 है, अगर हमको बढ़ते क्रम में से जाना है, ठीक है, तो 5 को यहाँ डालेंगे और 10 को यहाँ डालेंगे, इसको कहते हैं स्वैप करना। तो स्वैप देम अंटिल दे आर नॉट इन इंटेंडेड ऑर्डर। तो बोलता है यहाँ पर कि आपको उसको स्वैप करना पड़ेगा अगर आप देखते हैं कि वो सही ऑर्डर में नहीं है, या आप चाहते हैं बढ़ते क्रम में सजा हुआ होना, तो और बढ़ते क्रम में अगर वो नहीं है तो आप उसका क्या करते हैं, उस एलिमेंट का स्वैप करते हैं, लेकिन अगल बगल का डेटा का। ठीक, आगे बोलता है यहाँ पर कि जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ एयर बबल इन द वाटर। ठीक है, पानी में जो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है दैट राइजेस अप टू द सरफेस, क्या होता है, पानी का जो बुलबुला होता है वो ऊपर आता है। ठीक है, each element of the array move to the end in each iteration। यहाँ भी वही होता है कि एरे में क्या होता है कि जब भी हम लोग जो है इस टेक्निक को अपनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक एक करके एलिमेंट जो है ना, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो, या सबसे छोटा एलिमेंट, या तो सबसे बड़ा एलिमेंट अगर बढ़ते क्रम में से जाना हो तो वो क्या होता है, वो अंत में आ जाता है। यानी 5 अगर मेरे पास नंबर है तो क्या होगा, और वो सजा हुआ नहीं है, तो अगर आप लोग बबल सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे अंत में चला जाएगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बबल सॉर्ट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको बबल सॉर्ट कहा जाता है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट का वर्किंग क्या है। सपोज वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे तो आप जानते हो कि सॉर्टिंग दो तरीके से होता है, मतलब दो ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते हो, या तो असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में कर सकते हो, या तो घटते क्रम में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं, मान ले रहे हैं कि मान लिया जाए कि जो एलिमेंट है, एरे का जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाने वाले हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, तो पहला कह रहा है कि फर्स्ट इटरेशन। इटरेशन मतलब लूप होता है। ठीक है, आप ये जान लो कि सॉर्टिंग के लिए लूप का इस्तेमाल हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, लूप आप पढ़े बिना जो है आप सॉर्टिंग इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन यानी पहला क्या होगा, कंपेयर एंड स्वैपिंग का काम होगा। ठीक है, कंपेयर और स्वैपिंग का काम होगा। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हम लोगों का, ये मेरा एक एरे है।
ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एरे है। इसमें एलिमेंट स्टोर है -2, 45, 0, 11 और -9। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है उसको आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ये देखा जाता है कि पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है, -2 छोटा है, 45 बड़ा है, तो यहाँ पर हमको स्वैपिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम अगला स्टेप में आते हैं। ऊपर वाला ही डाटा को हमने लिख दिया है, ठीक है, दोबारा से। और इस बार हम लोग सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या अगला नंबर बड़ा है कि छोटा है। अगर छोटा है तो उसको स्वैप करो। तो 45 और 0, 45 बड़ा है तो बड़ा को बाद में होना चाहिए, अगर बढ़ते क्रम में सजाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 0 को यहाँ पे डाला, 45 को यहाँ डाला, बाकी को हूबहू यहाँ पर उतार दिया गया। उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। 11 छोटा, 45 बड़ा, तो स्वैपिंग करना पड़ेगा, छोटे को आगे लाना पड़ेगा, बड़े को बाद में लाना पड़ेगा। इसको वैसे ही यहाँ पर उतार दो। फिर आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी चौथा और पांचवा एलिमेंट को, है ना। पहले हम लोग कैसे किए थे, पहला दूसरा के बीच कंपेयर किए थे, फिर दूसरा तीसरा के बीच कंपेयर किए थे, फिर तीसरे और चौथे के बीच में कंपेयर किए थे, फिर चौथे और पांचवे के बीच कंपेयर कर रहे हैं। तो 45 और -9 है, तो -9 छोटा है तो इसको पहले डालना होगा और जो बड़ा है उसको बाद में। तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ। तो एक स्टेप में क्या होता है हम लोगों का, या इसको पास बोलते हैं, फर्स्ट पास, ठीक है, फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में क्या हुआ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो मेरा सबसे आखिरी में, इसका हिसाब लग गया, इसका ये किनारे में आ गया, है ना। अब मेरे पास ये 4 एलिमेंट रहेगा। जो मेरा सेकंड पास होगा, सेकंड पास में क्या होगा कि जो आपका सेकंड लास्ट बड़ा एलिमेंट जो होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, सेकंड पास। इसी के तरीके से इसी डेटा को उठा करके फिर से यही काम दोबारा दोहराएंगे। तो क्या होगा, हम लोग का जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हम लोग का इस जगह पर आ जाएगा, 45 से जस्ट पहले। तो अभी जो काम आपको समझाया गया है उसी चीज को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स, कंपेयर द फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट। हम लोग पहला और दूसरा एलिमेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा को। अगर पहला एलिमेंट बड़ा है देन द सेकंड, यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तो बड़े को तो आगे जाना चाहिए। तो कहता है दे आर स्वैप, तो हम लोग नंबर का अदला बदली कर देते हैं। नाउ कंपेयर द सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट, फिर हम लोग सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं और फिर से स्वैप करेंगे। अगर ये देखेंगे कि सेकंड नंबर बड़ा है और थर्ड नंबर छोटा है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से स्वैप करना पड़ेगा। कहता है द अबव प्रोसेस गोज ऑन अंटिल लास्ट एलिमेंट। ये काम हम लोग तब तक करते हैं जब तक हम लोग लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं, जैसे हमने अभी 45 वाले केस में करा, ठीक। तो ये था आपका पहला इटरेशन, ठीक। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग इटरेशन, यानी अभी ऐसा काम तो आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो एक ही एलिमेंट को आपने जो है यहाँ पर लाया है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा को यहाँ लाना पड़ेगा, उससे छोटा को यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये काम करने के लिए आपको और भी इटरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इटरेशन किसको कहे, यहाँ पर इटरेशन कहे कि आपने ये जो इतना 4 काम किया ना, इसको इटरेशन कहे, है ना। तो रिमेनिंग इटरेशन में क्या होगा कि द सेम प्रोसेस गोज ऑन फॉर द रिमेनिंग इटरेशन, ठीक है। जो प्रोसेस अभी आपने दोहराया उसी प्रोसेस को फिर से कीजिएगा, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर ईच इटरेशन द लार्जेस्ट एलिमेंट अमंग द अनसॉर्टेड एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द एंड। जितना बार इटरेशन होगा उतनी बार क्या होगा, पहले तो सबसे बड़ा यहाँ पर आ गया, फिर उससे छोटा यहाँ पर आ जाएगा, फिर उससे छोटा यहाँ पर आ जाएगा, फिर उससे छोटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है अगर सेम प्रोसेस को करते रहिएगा तो सारा एलिमेंट यहाँ पर अरेंज हो जाएगा बढ़ते क्रम में। और यही है आपका बबल सॉर्ट। कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सचेंज इंटर्ड टू नंबर बाय यूजिंग द कॉल बाय रेफरेंस मेथड, यानी फंक्शन का प्रोग्राम है, कॉल बाय रेफरेंस मेथड की मदद से दो नंबर को एक्सचेंज करने का प्रोग्राम। ये वाला लाइन यहाँ गलती से है, ये वाला लाइन जो है ये यहाँ पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर है ये फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं है, ये पूरा फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। मेरे बात को यहाँ पर सुधार लेना कि ये फंक्शन का कंप्लीट डेफिनेशन है कि स्वैप इज अ फंक्शन, ये इसका आर्गुमेंट है ना, स्वैप इज नेम ऑफ फंक्शन, ये इसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट में दो रेफरेंस पास करा रहा है, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप और यहाँ से फंक्शन का बॉडी, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि टेम्प नाम का वेरिएबल है। पहले क्या करो कि num1 का वैल्यू को टेम्प में डाल दो, इस प्रकार से num1 का वैल्यू किसमें आ गया, टेम्प में आ गया। अब num2 का वैल्यू को num1 में डाल दो, ठीक है, यानी num1 में जो वैल्यू, num2 में जो वैल्यू है उसको किसमें स्टोर कर दो, num1 में, है ना। और फिर क्या कर रहा है कि टेम्प में num2 का वैल्यू डाल दो। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसे समझ लो आप यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोगों का ये टेम्प नाम का वेरिएबल है, ठीक।
मान लो पहले से num1 और num2 में कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मान लो कि ये हम लोग यहाँ पर लिखे यहाँ num1, ठीक है, ये num1 वेरिएबल है, रेफरेंस है, और ये मेरा num2 है, ठीक। इसमें पहले से कोई नंबर है, इसमें जो है 20 है, ठीक है, इसमें 20 है और इसमें क्या है, इसमें हम लोग का 40 है। अब दोनों का वैल्यू को इंटरचेंज करना है। पहले क्या बोला, देखिए num1 का वैल्यू को कहाँ डालो, num1 का वैल्यू को टेम्प में डालो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। यहाँ पर क्या बोल रहा है आप लोगों का कि num1 का वैल्यू को टेम्प में डालो, तो num1 का वैल्यू को टेम्प में डाल दिए। यहाँ पर कॉपी कराना इसका मतलब होता है, इसमें 20 आ गया। आगे बोलता है कि num1 इक्वल टू num2, इसका मतलब हो गया कि num2 का वैल्यू को num1 में डालो। तो num2 का जो वैल्यू है ना, इसको num1 में डालें, तो इससे क्या होगा कि ये जो 20 है ये हट जाएगा और इसमें 40 आ जाएगा, num2 वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या बोलता है कि टेम्प का वैल्यू को num2 में डालो, तो ये जो टेम्प का वैल्यू है इसको कहाँ डालो, num2 में। तो ये टेम्प में 20 है तो 20 num2 में आएगा तो 40 हट जाएगा, 20 आ गया यहाँ पर। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू इंटरचेंज हो गया, है ना। num1 में 40 आ गया और num2 में क्या आ गया, 20 आ गया, इंटरचेंज हो गया। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन लिखा गया है किस चीज के लिए, नंबर को इंटरचेंज करने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ हमारा मेन प्रोग्राम है। यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, दो वेरिएबल, इंटर टू नंबर्स ए और बी। तो मान लो ए में मैंने 20 डाला और बी में मैंने क्या डाला, बी में मैंने 40 डाला, ठीक। अब देखो कहता है सी आउट बिफोर स्वैपिंग, यानी जब स्वैपिंग हमने नहीं किया तो ए इक्वल टू ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 20, और बी का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 40, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा स्वैप ए कॉमा बी, यानी यहाँ पर फंक्शन को क्या करा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, और जो वेरिएबल यहाँ पर बनाए, जिस वेरिएबल में हमने 20 और 40 डाला, उसी को हम लोग यहाँ पर एज आर्गुमेंट पास करा रहे हैं। तो जैसे ही आप इस लाइन के पास पहुंचेंगे, यहाँ से आपका प्रोग्राम का कंट्रोल जंप करके यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। और इस जगह पर आने के बाद क्या होगा, थोड़ा सा समझ लेना। ए में 20 है, बी में 40 है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस चल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पर जो num1 है ये रेफर करेगा किसको, ये रेफर कर रहा है ए को, यानी num1 का मतलब ए समझा जाएगा, num2 का मतलब क्या समझा जाएगा, बी समझा जाएगा, ठीक है। तो ये लेबल लगा हुआ है num1 का, लेकिन है वो ए और बी। तो num1 ए को रेफर कर रहा है क्योंकि रेफरेंस है ना, num1 रेफरेंस है, और num2 जो है वो बी को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है num1 जो है वो ए को रेफर कर रहा है, num2 बी को रेफर कर रहा है, ठीक है। यानी ए जो मेरा वेरिएबल है ना, ए जो मेरा वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा है हम लोगों का num1, क्योंकि वो रेफरेंस है। और जो हमारा बी नाम का वेरिएबल है उसको रेफर कर रहा है कौन, उसको रेफर कर रहा है num2, क्योंकि num2 भी एक रेफरेंस है। अब इसमें तो हम लोग का 20 था और इसमें लोग का 40 था, आपको याद होगा। आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर वही काम होगा, ठीक है, कि 20 यहाँ आ जाएगा और 40 यहाँ आ जाएगा, किसकी मदद से, टेम्प की मदद से, जो भी कुछ देर पहले आपको यहाँ पर समझाया गया था। तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए आप जो है कॉपी पर भी डायग्राम वगैरह बना करके खुद से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में बताया है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि num1, आप तो बोल सकते हो कि सर num1 और num2 का वैल्यू इंटरचेंज हुआ, तो num1 तो किसका नाम है, ए का ही तो नाम num1 है, और बी का ही नाम तो num2 है। तो num1 num2 का वैल्यू चेंज होने का मतलब हो गया ए और बी का वैल्यू चेंज होना, यानी ए और बी का वैल्यू क्या हो गया, आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोड किसके लिए था, ये कोड था वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए। वापस आप यहाँ आएंगे काम करके, क्योंकि इसके चलते आप वहां पर गए और वहां से काम खत्म होकर के आप यहाँ पर आएंगे। सी आउट आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू क्या, ए इक्वल टू 40, बी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू 20, क्योंकि ए और बी का वैल्यू इंटरचेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये था आपका एक प्रोग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये थियोरेटिकल टाइप का है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाई इज द यूज ऑफ कमेंट सजेस्टेड, ठीक है, क्यों कहा जाता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करो तो कमेंट का इस्तेमाल किया करो, कमेंट लिखा करो। और यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग प्रोलॉग्स, ठीक है। प्रोलॉग्स जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं होता है, प्रोलॉग्स का इस्तेमाल होता है जब हम लोग कोई कहानी वगैरह लिखते हैं वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं प्रोलॉग्स और ये कमेंट एक दूसरे से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता जुलता है, ऐसे ये क्वेश्चन को यहाँ पर साथ में अटैच कर दिया गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग प्रोलॉग्स। तो यहाँ पर ये पूरा थ्योरी देख रहे हो, पूरा थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से आप समझना केवल, ठीक है। कमेंट्स क्या होता है ये आप लोग पढ़े हुए होंगे सी प्लस प्लस में, जो पहला चैप्टर होता है आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, उसमें ही कमेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो कमेंट्स को यहाँ से पर आप जो है थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होगा, नहीं होगा तब भी देखिए समझ लीजिए क्या बताया गया यहाँ पर। कमेंट्स आर टेक्स्ट नोट, है ना।
कमेंट्स आर टेक्स्ट नोट, जैसे छोटा सा नोट वगैरह लिखते हैं आंसर लिखते समय, किसी चीज को समझाने के लिए ब्रैकेट में कोई छोटा सा नोट्स वगैरह लिख देते हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में कमेंट होता है। तो कमेंट्स आर टेक्स्ट नोट्स एडेड टू द प्रोग्राम, ठीक है, ये टेक्स्ट नोट होता है जिसको आप प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं यानी प्रोग्राम के साथ लिखते हैं टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सोर्स कोड, यानी आपने जो प्रोग्राम कोड लिखा है उस प्रोग्राम कोड को लेकर के आपको कहीं लगता है कि शायद ये मेरा प्रोग्राम कोड कोई समझ ना पाए, तो उसके लिए हम लोग जो एक्सप्लेन करने वाला जो इंफॉर्मेशन को लिखते हैं उसको हम लोग कमेंट करते हैं। कहता है दे आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड रिमाइंड प्रोग्रामर्स ऑफ व्हाट ट्रिकी थिंग्स दे जस्ट डिड विद द कोड, और इसलिए भी लिखते हैं ताकि अगर कोई ट्रिकी कोड हमने लिख दिया ना, कुछ कोड इस तरीके से मैंने कोड वहां पर लिखा है जो देख करके लगता है कि किसी दूसरे को आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो उस बात को मेरा कमेंट पढ़ करके वो समझ ले कि अच्छा ये कोड जो है इस चीज के लिए लिखा गया है। एंड आल्सो हेल्प्स द लेटर जनरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कोड। ऐसा भी हो सकता है कि जो कोड मैंने लिखा है उस कोड को कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर के बनाना चाहे, तो मेरा कोड को वो आसानी से समझ सके, तो मेरा कमेंट पढ़ लेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा ये कोड इस पर्पस के लिए लिखा गया है, ताकि कोई दूसरा कोई उस प्रोग्राम को समझ सके और जब उसको मेरा कोड को अगर मेंटेन करना हो तो मेंटेन कर सके। द कंपाइलर कंसीडर दिस एज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। हमारा जो कंपाइलर होता है वो कमेंट को जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट समझता है कि नहीं इसको तो रन थोड़ी कराना है, ये तो बस एक छोटा सा नोट्स है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजेस डिफरेंट वे ऑफ इंक्लूडिंग द कमेंट इन सोर्स कोड। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है कमेंट को लिखने का, है ना। जब सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं यानी जब प्रोग्राम कोड लिखते हैं तो उसमें कमेंट लिखने का अलग अलग तरीका होता है। आपका C++, जावा और पाइथन, है ना। तो कहीं ना कहीं C और C++ में तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ना। फिर जैसे पाइथन में चले जाते हैं तो वहां पर कमेंट लिखने का तरीका कुछ और हो जाता है। अब यहाँ जो ये 4 लाइन लिखा गया है ये थोड़ा सा जो है बात को और इस तरह से समझाने के लिए है। वी वर्क एज टीम विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वहां कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलकर इसको बना रहा है, हो सकता है 4-5 लोग मिलकर इसको बना रहे होंगे, ठीक है। संडे मंडे कोई एक आदमी काम कर रहा है, मंडे ट्यूसडे कोई और आदमी काम कर रहा है, इस तरीके से समझ लो। या ऐसा समझ लो कि सुबह का जो 8 घंटे का शिफ्ट है उसमें कोई और प्रोग्रामर काम कर रहा है, शाम का 8 घंटा का जो शिफ्ट है उसमें कोई और प्रोग्रामर काम कर रहा है, लेकिन एक ही चीज पे सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वी वर्क एज टीम विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल। हम लोग एक बहुत तरह तरह का लोग मिलकर के जो है ना एक टीम की तरह काम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में। अ कंप्लीट प्रोग्राम इज प्रोडक्ट ऑफ द वर्क ऑफ ऑल द टीम मेंबर। और जो कंप्लीट प्रोग्राम कोड होता है वो क्या होता है, वो टीम के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा तैयार किया गया काम होता है ना। जो कंप्लीट कोड ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन करके आता है वो कैसे बन करके आया, जितना भी टीम मेंबर है उनके वर्क से। सो तो टीम मेंबर हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स हैव रूट टू कंटिन्यू एंड अपेंड देयर वर्क। जैसे अभी आपको बताया था कि मान लीजिए कि ये है सुबह के 4 घंटा जो है कोई और जो है इंजीनियर्स उस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उसके कोडिंग वगैरह लिख रहे हैं, वो लिख करके चला गया। उसके बाद 4 घंटे बाद कोई दूसरा जो है प्रोग्रामर आया, वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि पिछला जो प्रोग्रामर था वो कोडिंग में क्या क्या लिख के गया। अब हो सकता है कोडिंग में कुछ ऐसा लिख दिया हो जो कि उसको समझ में ना आए, तो वहां पर क्या होगा, जो पिछला प्रोग्रामर था वो क्या करेगा कि कमेंट भी लिख देगा कि देखो ये कोड का मतलब ये है। तो उस कमेंट को देख करके जो है वो जो दूसरा प्रोग्रामर है जो 4 घंटे के बाद आया वो आसानी से चीजों को समझ लेगा और काम करना उसके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि टू टीम मेंबर हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर हैव रोट। जो टीम मेंबर है वो आसानी से समझ जाएगा कि दूसरे ने क्या लिखा है, एंड अपेंड देयर वर्क, और फिर वो अपना काम को आगे जारी रखेगा। Outputs are used to show that when your team member uses that code, he can understand the code with help of these outputs। ठीक है, आउटपुट्स या कमेंट यहाँ पर समझ लो कि ये जो आउटपुट्स है या ये जो कमेंट्स है इसका इस्तेमाल जो है टीम के बाकी मेंबर भी करते हैं उस प्रोग्राम कोड को समझने के लिए, ठीक है। आउटपुट टेल्स अदर पीपल व्हाट यू हैव डन। जो आउटपुट होता है यानी जो कमेंट होता है वो दूसरे लोगों को ये समझाने के लिए होता है कि आपने क्या काम करके या आप क्या काम करके गए हैं, ठीक है। कमेंट लिख करके बता दिए कि मैंने ये कोड इस पर्पस के लिए लिखा है, तो दूसरा कोई आएगा उसको कोड नहीं भी समझ में आ रहा है तो उस कमेंट को पढ़ के समझ जाएगा कि अच्छा ये कोड इसके लिए है। जब वो
कमेंट को पढ़ लेता है तो उसके अनुसार उसका दिमाग फिर सोचना शुरू करता है कि अच्छा ये कोड इस चीज के लिए लिखा हुआ है। ऐसा आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोलॉग। द प्रोलॉग इज यूज टू प्रोवाइड रीडर विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रोलॉग का इस्तेमाल जो है वो जो रीडर जो होता है ना, वो किसके लिए करते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। यानी प्रोलॉग का यूज जो है हम लोग रीडर को प्रोवाइड करते हैं कि जो रीडर है उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो मान लीजिए कि जो है इंग्लिश में, और उसका सबटाइटल जो है नीचे में हम लोग का हिंदी में चलता है। या कभी कभी जो बात मान लीजिए जो बात जो है हिंदी में ही कहा जा रहा है, कोई वीडियो हिंदी में ही है, लेकिन उसका कहा गया कुछ बात काफी जटिल हो सकता है, तो उसको जो है थोड़ा एक्सप्लेन करके नीचे, है ना, नीचे हिंदी में कहा गया जटिल बात को हिंदी में ही नीचे सरल भाषा में लिख दिया गया। तो वो क्या हुआ, वो रीडर के लिए हुआ कि अच्छा जो चीज वहां पर बोल रहा है उसका मतलब ये है, वो नीचे से पढ़ करके जान गया। ठीक है, ये प्रोलॉग होता है। तो द प्रोलॉग इज यूज्ड टू प्रोवाइड रीडर विद एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट एडवांसेस द स्टोरी। इट इंक्लूडेड इन द फ्रंट लाइन फॉर अ गुड रीजन। है ना, कहने का मतलब है कि इसको इसलिए शामिल किया जाता है ताकि लोगों को जो है और चीजों को समझने में, है ना, आसानी। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से समझिए कि थ्रू आउट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अ कमेंट इज अ प्रोग्रामेबल डिस्क्रिप्शन और एनोटेशन। जो कमेंट होता है वो प्रोग्रामेबल डिस्क्रिप्शन होता है, किसी कोड का डिस्क्रिप्शन होता है इन द सोर्स कोड ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। वही बात जो मैंने कहा उसको यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है। आगे कहता है दीज आर इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ मेकिंग द सोर्स कोड सिंपल। ये जो आपका कमेंट है उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, ये सोच करके इंट्रोड्यूस किया गया कि जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड को समझने में आसानी हो, या सोर्स कोड जो है समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो सोर्स कोड सिंपल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड आर नॉर्मली इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। और कंपाइलर के द्वारा ऐसे भी कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। द सिंटेक्स ऑफ कमेंट इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरीज जो है कंसिडरेबली। यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखने का सिंटेक्स यानी रूल अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर था यहाँ पर। ठीक है, आगे की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 23, गिव द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, डी रैम का फुल फॉर्म पूछा है, इसका होगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रॉम का फुल फॉर्म पूछा है, इसका है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम लोग का खत्म हुआ 2018 का क्वेश्चन पेपर, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। थैंक यू।